नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज काफी दिन के बाद अविनाश काकड़े जी से बात हो रही है। आज हम बात करेंगे किसानों की जो संसद हो रही है इस प्रोटेस्ट की, और ये कितना इफेक्टिव है। क्या वाकई किसान आंदोलन मजबूती से चल रहा है और चलेगा, क्या कुछ है, एक ये हम समझना चाहेंगे। और उसके साथ साथ अविनाश काकड़े जी से हम बात करेंगे, जो अभी सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई डेथ नहीं हुई है, जबकि गंगा पे, जमुना पे और बहुत जगहों पर नदियों के किनारे अनगिनत डेड बॉडीज देखी गई हैं, जिनका आखिरी संस्कार भी ठीक से नहीं हो पाया है। इस पर भी हम बात करेंगे। और आज राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंचे हैं ट्रैक्टर पर बैठ करके। तो ये ट्रैक्टर पर बैठ करके कांग्रेस क्या कुछ फायदा उठा पाएगी, क्या कुछ होगा। चूंकि सियासी हालात बहुत ही गैर मामूली हैं और अभी फरवरी में पंजाब के और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन भी आ रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ सूरत हाल बनेगी, इस सब पर बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, आपका वेलकम है। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप किसान सेवा संघ के प्रेसिडेंट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, नागपुर में रहते हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाना जाते हैं। अविनाश काकड़े जी, आप बताइए कि इस वक्त जब किसान अपना एक पैरेलल संसद पार्लियामेंट चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन किस स्टेज में पहुंचा है? क्या ये कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है या डाई डाउन हो रहा है, कमजोर हो रहा है? आपको क्या लगता है? पहले मैं इस किसान आंदोलन के बारे में आपसे समझना चाहता हूँ। देखो, किसान तो जीत पर अड़े हुए हैं अपने, और वो चाहते हैं कि ये जो अन्यायकारक कानून है इसको रद्द किया जाए। सरकार बार बार बोलती है कि हम बात करने के लिए तैयार है, मगर हम कानूनों को छोड़ के और बात करेंगे तो और कोई रिश्तेदारी की तो बात नहीं होगी, या उसकी उनका लड़का इनकी लड़की, तो कोई शादी ब्याह की बात नहीं होगी। और कौन सी बात होगी? आपने जो कानून बिना मांगे बनाए हैं उस कानून को रद्द करने की बात होगी, पहले रद्द करो उसको। तो आप बोलते हैं कि कानून छोड़ के कोई भी बात होगी, तो ये बोगसगिरी सरकार कर रही है। 10-11 बार जो उन्होंने बात की है वो झूठ बात है, और झूठ बात वो करते रहते हैं। दूसरा, ये आदी है इस तरीके के काम बात करने के और ये करने के, बहुत आदी लोग है ये, क्योंकि ये संघी लोग है। संघी लोग ये 99% झूठ बोलते हैं, एक आध बात सच होती है, खोजना पड़ेगा आपको उसमें। तो इन्होंने बोला कि किसान नहीं है, वो किसान तो चले गए हैं, बाकी लोग बैठे हुए। हम जाके तीनों बॉर्डर पे देख के आए, सब जगह किसान बैठे हुए और पूरी ताकत से बैठे हुए। किसानों के बुजुर्ग लोगों ने अब मोर्चा संभाला है, क्योंकि जो बच्चे थे वो अभी बुआई का काम चल रहा है, धान रुपाई का काम चल रहा है, उसके लिए बच्चे वहां चले गए और बच्चों ने गांव बांट रखे हैं कि ये गांव से ये पहली बैच आएगी, फिर दूसरी बैच आएगी, फिर तीसरी बैच आएगी। एक बैच को छोड़ने आती, वही गाड़ी दूसरे बैच को वापस ले जाती है। और उन्होंने तय किया हुआ है कि कितने भी दिन चले आंदोलन, 24 तक भी चलाना पड़े तो चलना चाहिए आंदोलन, ये उन्होंने तय कर लिया है। वो सरदार है, असरदार है और ढंग से लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि इसका प्रचार प्रसार हो रहा है क्या? तो कोई विरोधी पार्टी इसका प्रचार प्रसार ढंग से नहीं कर रही। अभी मैं जब उत्तर प्रदेश में 3-4 डिस्ट्रिक्टों में गया, वहां के किसानों को अभी तक पता नहीं है कि इसमें गलत क्या है, क्योंकि जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा ये है, मैकेनिज्म है, वो बहुत पावरफुल है। और वो पावरफुल मैकेनिज्म किसान बैठा इसलिए है कि वो उनके लोग बैठे हुए हैं, उनके नेता बोल रहे हैं, मगर उनको पता नहीं है अभी तक कि इसमें गलत क्या है, गलत क्या होगा। तो ये समझाने की जरूरत है उनको कि ये कानून 1906 में और 7 में जब आया था, तो पंजाब के उस वक्त के भगत सिंह के पिताजी और भगत सिंह के चाचा वगैरह ने विरोध किया था और ब्रिटिश सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। अमेरिका में ये 1980 में 81 में ये कानून आया था, अमेरिका ने वापस नहीं लिया। उसका परिणाम आज ये है कि उस वक्त 80 में अमेरिका में एग्रीकल्चर जो थे, लोग एग्रीकल्चरिस्ट जो थे वो 12% थे, आज 1% है। और दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरिस्ट कौन है? तो बिल गेट्स हो गया है। बिल गेट्स के पास आप 2.25 लाख हेक्टर जमीन हो गई है।
तो हमारे यहाँ की सारी जमीन ऐसी उद्योगपतियों के हाथ में सौंपने के लिए जो कानून आया हुआ है, इसमें शहरों को, लोगों में जागृति लाने की जरूरत है। ये शहर को, लोगों को समझना चाहिए कि जब कानून लागू होगा उसके 2 साल बाद में आपको गेहूं नहीं मिलेगा मार्केट में। आप बोलोगे इतना पैदा हुआ गेहूं कहाँ जाएगा? तो उसकी लिकर बनाई जाएगी, उसका डीजल बनाया जाएगा, उसका पेट्रोल, बायो पेट्रोल बनाया जाएगा, मगर आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा। आपको खाने के लिए अडानी का और बाकी इंडस्ट्रीज का आटा मिलेगा, और वो आटा 100-150 रुपए किलो होगा। मरेंगे सब। शहर में रहने वाले जिनको लगता है कि ये आंदोलन खाली किसानों का है, ये लोग मरने की कगार पर खड़े हो जाएंगे, और उस वक्त कोई उपाय नहीं रहेगा, क्योंकि फसल पैदा करने वाला एक उद्योगपति और उसका एक पूरा मोनोपोली हो जाएगा। तो ये सब लोगों को समझने की जरूरत है, और ये अगर नहीं समझे तो देश हमारी जो फूड सिक्योरिटी में है वो परावलंबी होते जा रहा है, और ये फूड सिक्योरिटी उद्योगपतियों के हाथ में गिरवी रखी जा रही है। अच्छा, अभी जो जिस तरह से ये संसद के बारे में मैं फिर से समझना चाहूंगा, जो ये पार्लियामेंट लगा रहे हैं किसान, एक तरह से सिंबॉलिक है, और उसके साथ साथ अब राहुल गांधी वैसे अब से पहले सपोर्ट करते रहे अलग तरीके से, लेकिन ट्रैक्टर में बैठ करके सिंबॉलिकली पार्लियामेंट में जाना, आपको क्या लगता है कि क्या इससे कोई आंदोलन में और जान पड़ेगी? क्या कुछ है? क्योंकि अब तक किसानों का रुख ये रहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अपने डायस पर नहीं लाते, ऐसा ना हो कि वो कोई एक पार्टी का आंदोलन बन जाए। अब आपको इसमें क्या लगता है, क्या असर होगा इसका? देखो, राहुल जी को पार्लियामेंट में करना चाहिए था, और ये वक्त अभी 7-8 महीने हो गए आंदोलन को, ये अब सिंबॉलिक करने का नहीं है। कोई भी सिंबॉलिक प्रदर्शन करने का ये वक्त नहीं है। गलत तरीके से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो गलत तरीके से कर रही है विरोधी पार्टियां। विरोधी पार्टियों ने ये ताकत से वहां लगा के रखना चाहिए। जैसे इन्होंने वो जो हेल्थ की झूठी रिपोर्ट आई उसके ऊपर जैसे पार्लियामेंट में रोकने का प्रयास किया, जैसे वो ये हुआ, क्या बोलते हैं उसको, हमारे फोन टैप का प्रकरण हुआ, उस वक्त जैसे पार्लियामेंट में हंगामा हुआ और जिस तरीके से हुआ, वो तीव्रता किसान आंदोलनों के बारे में दिखाई नहीं देती। कोई विरोधी पार्टी उस तीव्रता से आंदोलन नहीं करती। और ये जो शुरुआत में 8-15 दिन जो रहते हैं, महीना भर रहता है, उस वक्त ये सिंबॉलिक आंदोलन, ट्रैक्टर पर चढ़ना, मोटरसाइकिल पर चढ़ना, पैदल मार्च करना, ये ठीक होता है। अब रणनीति बनाने की जरूरत है, उनके साथ में बैठ के रणनीति बनाने की जरूरत है, और ये आंदोलन पूरे देश के किसानों को कैसे पता हो, ये डिमांड क्या है ये कैसी पता हो, उनको कैसे एजुकेटेड किया जाए, इसके बारे में पॉलिसी बनाने की जरूरत है। दुर्भाग्य से कोई भी विरोधी पार्टी नहीं कर रही है। अच्छा, अभी किसान आंदोलन के अलावा जो एक पूरे देश पर एक तरह से, कुछ लोग तो इसे आर्टिफिशियल कहते हैं, कुछ लोग असली कहते हैं, जैसा भी है, ये कोरोना के साथ साथ जो मुसीबत आई, जिसे सेकंड वेव कहा गया, और उसमें ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में हाहाकार थी। अब सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मरे हैं। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? क्यों कुछ सरकार ऐसा कुछ क्यों कह रही है, जबकि पूरी तरह से सारे सबूत, दिन रात हजारों की तादाद में लोगों का मरना, अस्पतालों में एक साथ 25-25 लोगों का मरना, 50 लोगों का मरना, ऐसे वाकयात हमारे सामने हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बाकायदा अखबारों में आया था। अब सरकार का ये कहना जो है कि ऑक्सीजन से नहीं मरे, ये क्या कुछ है? क्या चाहती है सरकार ऐसा कहे? कुछ नहीं, मुर्गे की एक ही टांग है ये सरकार की। आपको बताया ना, एक चालकानुवर्ती सरकार है ये। इनको मुर्गे की दूसरी टांग गिनना ही नहीं है, इनको बताना ही नहीं है। तो इनका मीडिया, गोदी मीडिया भी इसी तरीके से काम करता है। अब जिन लोगों ने विलाप किया, जिनके लोग मारे गए, वो सब झूठ बोल रहे, वो तो ऐसे ही रो रहे थे। जो गंगा में शव मिले, वो तो मोदी जी को बदनाम करने के लिए आत्महत्या कर रहे थे। आपको पता नहीं होगा, लोगों ने आत्महत्या की है कि मोदी सरकार बदनाम हो जाए, योगी सरकार बदनाम हो जाए, इसलिए लोग कूद रहे थे गंगा में और मर रहे थे। वो जमुना में कूद रहे थे और मर रहे थे। ऑक्सीजन वाले ऐसे ही छाती पीट रहे थे। आपको नहीं पता, आप समझ नहीं रहे हो। तो ऑक्सीजन वाले ऐसे ही छाती पीट रहे थे, मर रहे थे। वो सारे रंगमंच पे नौटंकी कर रहे थे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर 7 साल में 8 बार रोए, वैसे वो लोग भी दवाखाने में रो रहे थे, क्योंकि हमको कॉपी करना पड़ेगा ना। जो प्रधान सेवक है हमारा, वो भी बार बार रोते रहता है। वो क्यों रोया था? अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी
तो पिछले वक्त नौटंकी करके रोए क्यों थे हमारे प्रधान सेवक? तो ये सब झूठों का कारोबार है, झूठों की सरकार है। इन्होंने जिस तरीके से झूठ का फैलाव किया है, तो ये झूठ का फैलाव कहां से शुरू होता है? तो इनको धर्म का राजनीति करने का जो ये हुआ है, तो धार्मिक इसमें झूठ फैलाना ये इनकी, आपको पता होगा कि 24 घंटे में गणेश जी दूध पी गए थे, लाखों लीटर दूध गणेश जी पी गए हमारे देश में। तो ये सब झूठ फैलाना और उसकी राजनीति करना, इसमें मास्टरमाइंड है ये लोग, और ये सबको अपमानित करते हैं। देखो कहाँ के कहाँ ले जाते चर्चा। वो जो मीनाक्षी लेखी नाम की मंत्री है, अभी अभी बनी है, मुझे लगा था वो बहुत एजुकेटेड है और वकील है, ऐसा सुना मैंने। वो कौन से कहाँ से, मैंने मेरे ख्याल से वो तो मोदी यूनिवर्सिटी से ही उसने लिया होगा ये लॉ का, क्योंकि मवाली का मतलब उसने बोला मवाली है, किसान नहीं है ये, मवाली है। तो मवाली का मतलब होता है तड़ीपार, तो तड़ीपार शाह है। तो दूसरा मवाली होता है बलात्कारी, सेंगर बलात्कारी है। तीसरा मतलब होता है इनके जो साधु सन्यासी, जिस तरीके से बार बार कौन से एक अभी साधु थे, मंत्री थे पिछले वक्त, उन्होंने लड़कियों को मार दिया, फिर लड़कियों को बुला के ब्लैकमेल किया, उनको पिटाई। तो ये तो भैया इनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर इन्होंने नहीं बताया था। ये जैसे नारे देते ना, उसका हिडन एजेंडा अलग होता है। इन्होंने बोला था बेटी बचाओ, मगर किससे बचाओ? भाजपा वालों से बेटी बचाओ। ये इन्होंने क्लियर है। जैसे इन्होंने बोला था झोला उठा के चल दूंगा, तो तुम्हारे हाथ में भी झोला दूंगा, ये इन्होंने बोला था। मगर हम तालियों में वो भूल जाते हैं सारी चीजें। वो जो है वो क्लियर बोलता है। मोदी जी कभी गलत नहीं बोलते, वो सही बोलते हैं। वो बोलते हैं मगर हम आधा सुनते हैं और आधा सुनते नहीं है। तो अच्छे दिन आएंगे, किसके आएंगे? हम दो और हमारे दो के आएंगे ना, बाकी लोगों के अच्छे दिन थोड़ी आएंगे। तो ये उन्होंने क्लियर बोला था, हम नहीं समझ सके, तो ये समझने की जरूरत है। दूसरा, किसान सांसद क्यों लगा रहा है? जो हमारी सांसद है वो नकली तरीके से काम कर रही है। अब वहां सांसद में वो बोलता है कि कोई मरा नहीं है, किसी का बुरा हुआ नहीं है, कोई हमारे देश में हैवॉक हुआ नहीं था, हमारे देश में कोरोना से इतना कुछ हुआ नहीं है। बाहर बाहर की लोग बोल रहे हैं कि 45 लाख लोग मर गए, उससे ज्यादा मरे हैं, कम से कम 45 लाख लोग मर गए। हमारी पार्लियामेंट बोलते हैं हमारे पास फिगर नहीं है। ये उन्होंने जब जो ये किया, क्या बोलते हैं उसको, आपके फोन में जासूसी किया, सारे फोनों में जासूसी किया इन्होंने सारी, मतलब इजराइल का वो ये है जो ये है ऐप है, वो इजरायली ऐप है। इजराइल सरकार भी बोलता है कि हम इसकी जांच करेंगे, फ्रांस बोलता है जांच करेंगे, भारत सरकार नहीं बोलती है। ये किसने लिया है ऐप? और वो जस्ट जो जुडिशियली में फंसे थे उनके ऊपर, जो इलेक्शन कमीशन थे उनके ऊपर, जो जस्टिस है उनके ऊपर, तो इनको विरोध करने वालों के ऊपर, सबके ऊपर इन्होंने लगाया। और वो होम मिनिस्टर बोलता है कि हमने ये नक्सलवादी और इनके लिए किया। तो राहुल गांधी नक्सलवादी है या उसके साथ में सारे नक्सलवादी है? वो चीफ जस्टिस था गोगोई, वो क्या नक्सलवादी था? कौन नक्सलवादी है? कौन तय करेगा? ये सरकार तय करेगी, तड़ीपारी सरकार तय करेगी कि कौन नक्सलवादी है, कौन देशभक्त है और कौन राष्ट्रभक्त है। यहाँ तो ऐसा हो गया हमारे देश में कि आपको अगर आपके धर्म के प्रति निष्ठा रखना है तो आरएसएस में निष्ठा रखना पड़ेगा। आरएसएस का विरोध मतलब धर्म का विरोध हो गया और मोदी का विरोध मतलब राष्ट्र का विरोध हो गया। ये जो परिमाण गढ़ रहे हैं, ये देश को अनार्थ के लिए ले जा रहे हैं, ये देश को तोड़ने की तरफ ले जा रहे हैं। ये इनका धंधा रहा है, देश को और समाज को तोड़ने का। ये बांटते हैं और इसका बांटने का काम है। तो मैं वो जो मीनाक्षी लेखी जी से पूछना चाहता हूं कि जो आपने बोला था कि मवाली है, मवाली तो तुम्हारे साथ है मैडम, सारे सारे मवाली आपके पास में कमल छाप साबुन से धो के आप वॉश करके उनको सफेद कपड़े में जाते हैं। वो पान सिंह तोमर का एक पिक्चर आया था, उसने बोला था कि बिहड़ों में बागी होते हैं और डकैत तो यहाँ होते पार्लियामेंट में बैठे हुए। वो पान सिंह तोमर ने तो पिक्चर का डायलॉग बोला था, सच दिखाई दे रही है कि ये बैठे हुए व्हाइट कॉलर मवाली है, ये व्हाइट कॉलर डकैत है और ये देश को समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आखिर में लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हर तरफ एक बेचैनी है, परेशानी है, नफरत का बाजार गर्म, उसके साथ साथ जेब में कुछ नहीं, एक तरह से बेरोजगारी और महंगाई और हर तरफ से परेशानियों का अंबार है। ऐसे में अब लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो किसान जातियों से विशेष तौर से आग्रह करता हूं कि आप ही के कंधे पे चढ़ के ही हिंदुत्व आया था हमारे देश में। आपको ही लगा था हिंदुत्व खतरे में है। आपने कभी सोचा नहीं। आपने बताया कि मुसलमान 4 बीबी और 40 बच्चे पैदा करता है। हमने कभी ये देखा नहीं कि मुसलमानों में 1000 पुरुषों के पीछे 951 ही महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, और हिंदुओं में 1000 के पीछे 931 है। तो वैसे ही मुस्लिमों को उन 50 लोगों को पहली बीबी मिलने का मुश्किल है, तो चौथी बीबी आए कहां से? ये कहां से हुआ? तो ये हमारे जो ब्रेनलेस चाइल्ड पैदा कर दिए इन्होंने, ये 10-15 सालों में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और उसके वजह से जो 6 साल से लेके 18 साल के ब्रेनलेस चाइल्ड उन्होंने नर्चर किया, वो चाइल्ड इस तरीके के लोगों को सत्ता ला रहे, और उनके लिए आज भी वो रास्ते पर आके संघर्ष करते। आप बताइए, मोदी को फॉलो करने वाले ऑक्सीजन की वजह से मर गए। उन्होंने लिख मारा है कि मेरे बाप को ऑक्सीजन नहीं मिला, मेरे बाप को दवा नहीं मिली। आपके उत्तर प्रदेश की तो है, बड़े बड़े आंखों करके आया था वो, ये कर रहा था, डेमो कर रहा था कि हमें कुछ नहीं, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमें तो राम मंदिर चाहिए। मिल गया राम मंदिर, फिर क्यों चिल्लाते आया था? और तुम्हारी मौत को भी सम्मान देने को सरकार तैयार नहीं है। जो तुम मर गए थे उसको भी सम्मान नहीं देते, तुम्हारी गिनती नहीं करने को तैयार है। किसान जातियों की, ओबीसी की गिनती सुप्रीम कोर्ट ने बोला गिनती करो, पार्लियामेंट ने बोला गिनती करो, राज्यसभा ने बोला गिनती करो, कैबिनेट ने बोला गिनती करो, राष्ट्रपति ने भी बोला गिनती करो, फिर भी गिनती नहीं होती। तो ये शुक्राचार्य जो बैठे हुए हैं, ये शुक्राचार्य यही आरएसएस की पैदाइश है। यही लोगों का नुकसान होगा। क्योंकि आपको बता देता हूं, अभी जो फिगर आए हैं, जो बहुत ही छोटे तरीके से जनगणना हुई थी, 52% हुआ था वहां ओबीसी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में 27% वहां है एससी एसटी, और 12% मुस्लिम। ये सब मिला के होता है 91%। तो 9% में ही सारे आ गए, मगर उनका ही राज होता है। क्योंकि वो समझाते रहते, ब्राह्मण बोलते हम 17% है, ठाकुर बोलते हम 10% है, बनिया बोलते हैं इतने प्रतिशत है। तो ये 100% तो होता ही नहीं है, 200% की गिनती हो जाती है। मगर रियल गिनती जब तक हम देखेंगे कि ये जो मत जनगणना वाली जो गिनती है, उस जनगणना में 91% ये लोग हैं सारे, कि जिनको सत्ता में लूटा जा रहा है, जिनका शोषण हो रहा है। तो ये समझने की आवश्यकता है। और ये पार्लियामेंट जो हमने, सही पार्लियामेंट नहीं चल रही है, इसलिए किसानों की पार्लियामेंट हमको आहूत करना पड़ा, उसको बुलाना पड़ा। उसमें हमने हमारी डिमांड रखे, बात रखे। मैं यही एक ही चाहता था कि वहां के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उसने ये बोलना था रिजाइन देते वक्त, मैं मांग पूरी नहीं कर सकता इसलिए रिजाइन दिया, बोला उन्होंने। उनको ये बोलना चाहिए था कि मेरा प्रधानमंत्री सुनता नहीं है और मुझे डायरेक्ट करता है कि अडानी और अंबानी जैसा बोलता वैसा कानून बना, इसके विरोध में मैं रिजाइन दे रहा हूं, ये बोलना चाहिए था वहां के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। ऐसा लगता है कि जाहिर है सबका दिल दुखा हुआ है, सब परेशान है, देश का फ्यूचर क्या होगा ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और काफी हद तक ऐसा नुकसान हो चुका है कि अगर रिवर्सल भी शुरू हो तो उसमें भी शायद 10 साल लग जाएंगे कुछ मामूल के, नॉर्मल के हालात वापस लाने में। बहरहाल पूरे देश के लोगों को सोचने समझने की जरूरत है, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। सब मिलकर के एक साथ चलें, नफरत ना हो और पूरे देश का निर्माण करें। मैं समझता हूं उसी में आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ करके जाने की उम्मीद और आशा की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।